हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट एकेडमी। पीवा के सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट चैप्टर पादपमय श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो चलिए इसे भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। नीट का एक और चैप्टर जो है वो हम अपने हाथों में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए देख लेते हैं गलत कथन कौन सा होगा। ए है ETC इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में NADH+ के एक अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं और FADH से 3 ATP अणु बनते हैं। बी है ATP का संश्लेषण सम्मिश्र वेग के द्वारा होता है। सी है उपापचयन अभिक्रियाएं श्वसन में प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करती हैं। डी है वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें क्या पूछा है? गलत कथन पूछा, ठीक है। तो जो NADH होता है इसमें ATP के कितने 3 होते हैं ना, 3 ATP के अणु होते हैं और FADH में कितने होते हैं? 2 ATP के अणु। तो इसमें क्या दिया है? NADH में ATP का 1 अणु, FADH में ATP के 3 अणु। तो आपका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जब ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है तब ATP का नेट लाभ कितना होता है? तो आइए देख लेते हैं ATP का नेट लाभ कितना होता है। ऑप्शन ए है 6, बी है 2, सी है 8 और डी है 4। तो क्या होता है कि जब ग्लूकोज के प्रत्येक अणु पायरुविक अम्ल के कितने 2 अणु बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ATP का हमें कितना लाभ होता है? तो सबसे पहले तो ATP का खर्चा होता है, ठीक है। तो 2 ATP का यूज़ होता है, ठीक है, और वो भी फर्स्ट स्टेप में, मतलब आपके फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP का यूज़ होता है। फिर 7 और 10 स्टेप में क्या होता है? 4 ATP ना, 4 ATP बनते हैं, ठीक है, 4 ATP बनते हैं। तो क्या होता है 4 ATP बने तो हमने, अगर हम इसे टोटल नेट खर्चा अगर हम निकालें तो क्या होगा? 2 तो हमारे खर्च हुए थे तो वो हमने निकाल दिए, ठीक है, 2 हमने माइनस कर दिए। तो हमारे पास नेट ATP का लाभ कितना हो जाएगा? 2 ATP का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा प्रेरित होती हैं? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रक्टोकाइनेज, बी है एल्डोज, सी है हेक्सोकाइनेज और डी है एनिलोज। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है ये किसके द्वारा होता है? तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हेक्सोकाइनेज होता है उसके द्वारा जो है वो 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है हेक्सोकाइनेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आइए देख लेते हैं सूची में क्या दिया है। ऑप्शन ए है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट है सिट्रेस सिंथेज, बी है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या हो जाएगा? EMP पाथवे। तो आइए मैच कर लेते हैं क्या कह रहा है ये। डी ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण। ये कहाँ पर होता है? ये होता है जब हम पायरुवेट को डिहाइड्रोजनेट करते हैं, ठीक है। पायरुवेट का डिहाइड्रोजनेट करते हैं तब। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये एक EMP पाथवे है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये कहाँ होता है? ये EMP पाथवे में होता है। कहाँ होता है? सॉरी, EMP नहीं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जो है उसमें फॉस्फेट अणु का क्या होता है?
ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, TCA क्या है, ये सिट्रेस सिंथेज का फॉर्मेशन होता है, सिट्रेस सिंथेज एंजाइम की सहायता से सिट्रिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिकीय श्वसन में NAD की भूमिका क्या है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह ATP संश्लेषण के लिए एक न्यूक्लियोटाइड स्रोत है। बी है, यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। सी है, यह एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। डी है, यह अवायवीय श्वसन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। कोशिकीय श्वसन में NAD की भूमिका क्या होगी, NAD की भूमिका, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वाहक के रूप में कार्य करता है ना, कोशिकीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वाहक के रूप में कार्य करता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ग्लाइकोलाइसिस तब तक होता है जब तक इसे हाइड्रोजन परमाणु को उठाने के लिए NAD मिलता रहता है। बी, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका विलय में संपन्न होता है। सी है, TCA चक्र के एंजाइम सूत्रकणिका की अधात्री में स्थित होते हैं। डी है, ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलीकरण सूत्रकणिका की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। तो हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा है, ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा, इसका गलत डी हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण होता है यानी कि ETS जो होता है वो कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रेब्स चक्र के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो हमें क्या बताना है, गलत कथन बनाना है। आइए एक ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, इस चक्र में 3 बिंदु पर NAD का NADH+ में न्यूनीकरण होता है। इस चक्र में एक बिंदु पर FAD का FADH में न्यूनीकरण होता है। सी है, सक्सेनिक कोएंजाइम से सक्सेनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP के एक अणु का संश्लेषण होता है। यह चक्र एसिटिल समूह एसिटाइल कोएंजाइम के पायरुविक अम्ल के साथ संघनन से, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बताया था FAD में ATP के 2 बिंदु होता है, तो ये एक बिंदु पर नहीं 2 बिंदु पर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के श्वसन माध्यमिक भंजन में सर्वनिष्ठ है। तो ऑप्शन ए है पायरुविक अम्ल, बी है एसिटाइल कोएंजाइम, सी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और डी है ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो अणु होते हैं जैव अणु, ठीक है, जैसे वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब की जो मध्य भंजन जो क्रिया होती है यानी कि इनका जो मध्य में उत्पाद बनता है पायरुविक अम्ल के बाद कौन सा बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, जिससे कि ये क्रेब्स चक्र में प्रवेश करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेब्स चक्र क्या है, श्वसन क्रिया है, तो उसमें प्रवेश करने के लिए इसे एसिटाइल कोएंजाइम जो श्वसन माध्यमिक भंजन है वो उत्पन्न करना होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ऑप्शन ए है फॉस्फेट वर्ग का ATP में जुड़ जाना, बी है क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा ATP का निर्माण, सी है एक क्रियाधार से ADP तक फॉस्फेट वर्ग के स्थानांतरण द्वारा ATP का निर्माण, डी है ATP में फॉस्फेट वर्ग का ऑक्सीकरण। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आइए देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है क्रियाधार ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से ऊर्जा द्वारा ATP का निर्माण। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण में क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण जो है वो ETS है, क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रियाधार से कि ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ATP का निर्माण होता है। तो चलिए ना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती? ऑप्शन ए है पादपों में वायु शोषण, बी है प्राणियों में वायु शोषण, सी है अल्कोहल की किण्वन, डी है लैक्टेट किण्वन। तो कब CO2 मुक्त नहीं होती? अल्कोहल की किण्वन में तो CO2 मुक्त होती है, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल और CO2 मुक्त होती है। CO2 मुक्त नहीं होती किसमें? लैक्टेट में। जब मांसपेशियों में अवायवीय शोषण होता है तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है वहाँ पे CO2 नहीं होती, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरेख में दिए गए तीन मुख्य जैव संश्लेषण मार्गों को निरूपित करते हैं, ठीक है। बाण जो एरो दिए हैं सकल अभिक्रिया या उत्पाद को निरूपित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन परिवहन दिए हैं, ठीक है। पहला है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। दूसरा आपकी योजक अभिक्रिया या लिंक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगी? ये TCA चक्र हो जाएगा, ठीक है, क्रेब्स चक्र हो जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये 4 एरो दिए हैं, ये एरो जो दिए हैं ये किस चीज़ का वो है निर्माण कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ATP और ATP, ठीक है। ये तीनों जगह पे ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन है 4, 8 और 12 में संख्याकित तीर सभी क्या हो सकते हैं? तो ये ऑप्शन ए है NADH, बी है ATP, सी है H2O और डी है FAD या FADH। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो क्या होगा आइए देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ATP का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले ATP का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करने के लिए होता है और दूसरे ATP का उपयोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में परिवर्तन के लिए होता है उपयुक्त कथनों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। ग्लाइकोलाइसिस में ATP का 2 चरणों में उपयोग होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हमने भी बताया था ATP का उपयोग जो यूज़ होता है वो 2 चरणों में होता है। पहले 2 चरणों में होता है, पहले फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। तो ये क्या बता रहे कि पहले ATP का उपयोग ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि ये पहला चरण हो गया, और दूसरे चरण जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट यानी कि तीसरे चरण में। तो इसका करेक्ट आंसर ये भी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है, बी है AR दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, सी है AR दोनों सत्य है परंतु AR की व्याख्या नहीं कर रहा है, डी है AR दोनों A सत्य है परंतु R गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का संग्रहण होता है। ऑप्शन ए है मैट्रिक्स में, बी है बाहरी झिल्ली में, सी है आंतरिक झिल्ली में, डी है अंतर झिल्ली अवकाश में। तो प्रोटॉन जल का विखंडन कहाँ होता है? ये ल्यूमेन में होता है, इसलिए प्रोटॉन का संग्रहण कहाँ होगा? ल्यूमेन में होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो जब लैक्टिक अम्लों का फॉर्मेशन होता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ये लगभग 7% से भी कम होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सिट्रिक अम्ल चक्र, कोशिका द्रव, बी ग्लाइकोलाइसिस, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, सी इलेक्ट्रॉन अभिगमन, माइटोकॉन्ड्रिया का तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अंतर्झिल्ली अवकाश, डी है प्रोटॉन प्रवणता, भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। तो आइए मिलान कर लेते हैं क्या होगा। सिट्रिक जो चक्र होता है वो कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। कहाँ होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ये कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये कहाँ होता है? भीतरी झिल्ली पर होता है, ठीक है। और प्रोटॉन प्रवणता ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यानी कि अंतर्झिल्ली अवकाश में ल्यूमेन में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ठीक है।
तो आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सेशन में। टिल देन ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।